नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि हमारी पुरानी शिक्षा प्रणाली सही थी? क्योंकि आजकल स्किल्स को मार्क्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मानते, मार्क्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नैप नैप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लाया। आज हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सब कुछ बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। यह पॉलिसी कब लाई गई, क्यों लाई गई, किसकी अध्यक्षता में लाई गई, इसके क्या कार्य हैं और इसका क्या महत्व है, इसका क्या पैटर्न है, इससे पहले शिक्षा नीति कब आई, शिक्षा नीति क्या होती है। आज की इस वीडियो में हम यह सब डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़े रहें अंत तक। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की, शिक्षा नीति क्या होती है। तो नाम से ही स्पष्ट है, शिक्षा और नीति यानी कि शिक्षा देने के लिए बनाई गई योजना। शिक्षा नीति वह योजना और दिशा निर्देश होते हैं जिनके आधार पर किसी देश की शिक्षा व्यवस्था चलाई जाती है। यानी देश की शिक्षा व्यवस्था चलाए जाने के लिए हमें एक पॉलिसी बनानी पड़ती है। शिक्षा कार्यक्रमों को, शिक्षा व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए उसी पॉलिसी को शिक्षा नीति कहते हैं। शिक्षा नीति के तहत सरकार यह तय करती है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, किस भाषा में पढ़ाया जाएगा और शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ठीक से रेगुलेट करने के लिए, इनकी योजना बनाने के लिए, इनको कार्यान्वित करने के लिए एक नीति बनाई जाती है, उसी को हम शिक्षा नीति कहते हैं। और भारत में हाल ही में जो शिक्षा नीति लागू की गई वो वर्ष 2020 में लागू की गई। यानी कि न्यूएस्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई, तो 2020 में आई गई। अब हम बात करेंगे कि शिक्षा नीति ज़रूरी क्यों होती है। तो शिक्षा को व्यवस्थित बनाती है, देश के विकास में मदद करती है और बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करती है। अगर शिक्षा अच्छी होगी तो वो अपना जीवन सही ढंग से जी पाएंगे, उस शिक्षा का यूज़ करके अपना रोजगार क्रिएट कर पाएंगे, अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, जिससे ओवरऑल देश का विकास होगा। इसीलिए शिक्षा नीति ज़रूरी होती है। तो हम शुरू करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो यह कब घोषणा हुई कि हम एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाना चाहते हैं। तो 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की गई कि भारत को एक नई शिक्षा नीति की ज़रूरत है और अब भारत में एक सही नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। इस बात की घोषणा 29 जुलाई 2020 को की गई। कौन सा मंत्रालय शिक्षा नीति बनाता है, तो ऑब्वियस सी बात है शिक्षा मंत्रालय शिक्षा नीति बनाता है। अब शिक्षा नीति बनाने के लिए कुछ सदस्यों की कमेटी बनाई जाती है, समिति बनाई जाती है, जो उसके पैटर्न को डिस्कस करती है कि किस तरह की शिक्षा नीति होगी, क्या उसके उद्देश्य होंगे, क्या कार्य होंगे, किस तरह से यह लागू करवाई जाएगी। तो इस सब के डिस्कशन के लिए और शिक्षा नीति बनाने के लिए एक समिति 2017 में बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि पूर्व इसरो के प्रमुख थे, इसरो के हेड थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन। उन्हीं को शिक्षा नीति का हेड, शिक्षा नीति कमेटी का हेड बनाया गया। और यह कब बनाई गई थी ये कमेटी? तो 2017 में बनाई गई थी। अब पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों बनाई गई थी? क्योंकि 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति, क्योंकि इतने सालों बाद बहुत कुछ बदला है, तो शिक्षा का पैटर्न भी बदलना चाहिए। जिस तरह से अपनी एजुकेशन चल रही है उसके पैटर्न में भी चेंज की जरूरत है, इसीलिए यह शिक्षा कमेटी बनाई गई जो शिक्षा नीति का निर्धारण करेगी। अब पूर्व नीति कब आई थी? तो पूर्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी और इसका उद्देश्य क्या है? 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन। यानी कि पहले थी वो 20वीं शताब्दी के अनुसार थी, जो 1986 में, अब 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, तो एजुकेशन का पैटर्न भी चेंज होना चाहिए। इसी उद्देश्य से शिक्षा नीति 2020 को लाया गया। अब हम देखेंगे कि शिक्षा नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो समग्र शिक्षा, होलिस्टिक एजुकेशन। समग्र शिक्षा क्या है? तो समग्र शिक्षा का अर्थ है बच्चों को केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि उनका पूरा विकास करना। कैसा? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी प्रकार का उनका विकास करना। और 2018 में एक समग्र शिक्षा अभियान 2018 में समग्र शिक्षा अभियान भी शुरू किया गया था। इसमें मतलब सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करना, जैसे दिव्यांग बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, इनको स्पेशल सुविधाएं देना उनकी आवश्यकता अनुसार, और उनकी और विशेष टीचर उनके लिए हायर करना जो उनको पढ़ाने में सक्षम हो। तो समग्र शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को सभी प्रकार के विषय और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार की शिक्षा दी जाती है, उसी को समग्र शिक्षा कहते हैं। अब बहुविषयक शिक्षा पर बल, यानी कि किसी हम पहले एक कोई सा विषय चुन लेते हैं 10th के बाद, फिर उसी को हम प्रिपेयर करते हैं और हमारे पास ऐसा नहीं रहता कि हम मैथ्स के साथ साथ कॉमर्स भी चुन सकें। तो ये इस शिक्षा नीति में इसी पैटर्न पर ध्यान दिया गया है कि बहुत सारे विषय हम एक साथ पढ़ सकें। उसके बाद 5+3+3+4 संरचना। पहले जो हमारा पैटर्न लागू था वो 10+2 का था। अब जिसको चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। अब ये क्या है? तो सबसे पहले हम देखेंगे
5, पैटर्न नंबर। तो पैटर्न नंबर 5 में आ जाएगा हमारा फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज। अब फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत सबसे पहले हमारा नर्सरी, आंगनवाड़ी, केजीज और क्लास फर्स्ट सेकंड, ये आंगनवाड़ी और नर्सरी एक ही है, KG1 KG2 और क्लास फर्स्ट और सेकंड ये कवर हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले स्किल्स सिखाई जाएंगी बच्चों को। क्या सिखाई जाएंगी? स्किल्स, बेसिक स्किल्स, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग। और ये स्टेज का कब से शुरू होगा? एज पैटर्न क्या रहेगा इसमें? 3 से 8 साल, यानी 3 वर्ष में प्रवेश और 8 साल तक ये चलेगा, जिसमें बच्चों को बेसिक स्किल्स जैसे कि ठीक से बोलना, बैठना, लिखना, पढ़ना, ये सब सिखाया जाएगा। खेल खेल में सिखाया जाएगा, कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा, एकदम फॉर्मल तरीके से एजुकेशन नहीं होगी। इसमें बच्चों को खेल खेल के माध्यम से बेसिक स्किल्स और सभी तरह की एक्टिविटी कराई जाएंगी। ये पैटर्न नंबर 5 फाउंडेशन स्टेज में किया जाएगा। अब दूसरी जो स्टेज है उसको बोलेंगे प्रीपेरेटरी स्टेज। ये 3 साल की रहेगी। कौन सी स्टेज? प्रीपेरेटरी स्टेज। इसका उम्र लगभग 8 से 11 साल तक रहेगी और ये 3 साल की रहेगी, यानी कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों के लिए। इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी और कॉन्सेप्ट क्लियर्स कराए जाएंगे, यानी बच्चों को एक्टिविटीज़ के माध्यम से सिखाया जाएगा और उनको उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराए जाएंगे। यानी बच्चों को खेल से थोड़ा ऊपर उठाकर उनको एक्टिविटीज़ पे फोकस कराना, उनको ड्राइंग, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सिखाना, गेम्स के माध्यम से सिखाना, चार्ट एंड मॉडल्स के माध्यम से सिखाना, थोड़ा मतलब एक लेवल ऊपर करना फाउंडेशन स्टेज से। इसमें रटने की बजाय फोकस, समझ पर फोकस कराया जाएगा। बेसिक्स, सब्जेक्ट के बेसिक्स पैटर्न सिखाए जाएंगे, मैथ्स का बेसिक सिखाया जाएगा, साइंस और लैंग्वेज जैसे ये विषय, इनसे थोड़ा इनको अवगत कराया जाएगा और इनको रटने का बिल्कुल हटा दिया जाएगा, यानी रटना तो कुछ है ही नहीं है, सारा समझ पे बेस शिक्षा दी जाएगी। अब हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं। थर्ड स्टेज, जिसको क्या कहेंगे? मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज। अब इसमें लगभग उम्र क्या रहेगी? बच्चे की उम्र रहेगी 11 से 14 साल तक की, और वो कौन सी कक्षा में होगा उस समय? कक्षा 6 से 8। इस स्टेज की अवधि कितनी है? 3 साल। 3 साल इस स्टेज की अवधि है। इसमें सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाएगी, यानी अलग अलग सब्जेक्ट डिटेल्स में पढ़ाए जाएंगे, उनके प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स कराए जाएंगे, उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे बनाने के लिए, साथ ही साथ कुछ स्किल्स सिखाई जाएंगी जैसे कि कोडिंग और वोकेशनल स्किल्स। तो इसमें बच्चे का लेवल एक स्टेप और ऊपर उठाया जाएगा। इसमें उसे सभी विषय पढ़ाए जाएंगे जिससे आगे चल के वो जिस भी विषय में इंटरेस्टेड हो उसका चयन कर सके। इसमें करियर की समझ दी जाएगी, बच्चों को प्रैक्टिकल्स भी कराए जाएंगे। और अब इनको खेल से थोड़ा ऊपर उठा दिया गया है। इस स्टेज में खेल का कोई रोल नहीं है कि इनको खेल के माध्यम से सिखाया जाए। बच्चा इतना समझ चुका है अब, उसकी उम्र भी लगभग 11 से 14 साल तक की हो चुकी है और अब वो प्रैक्टिकल्स करता है और स्किल्स पे ध्यान देता है इस स्टेज में। अब हम बात करेंगे लास्ट एंड फोर्थ स्टेज की, जो कि है अपना सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज, ये इसकी अवधि लगभग रहेगी 4 वर्ष की और बच्चे की उम्र रहेगी 14 से 18 साल। अवधि रहेगी 4 वर्ष की और बच्चे की उम्र रहेगी 14 से 18 साल। इस समय वो कक्षा 9 से 12 के बीच में अध्ययन करेगा, कक्षा 9 से 12 तक का अध्ययन करेगा। अब इसकी विशेषता क्या है? यहाँ विषयों को गहराई से पढ़ाया जाएगा और सबसे अच्छी बात इसमें जो लागू की गई है वो है सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि वो चाहे तो मैथ प्लस म्यूजिक प्लस इकोनॉमिक्स ऐसी कॉम्बिनेशन से पढ़ सकता है। उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं है, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री की जगह म्यूजिक चुन सकता है, इकोनॉमिक्स चुन सकता है, बायो चुन सकता है। वो अपने इंटरेस्ट के बेस पे मिला जुला सब्जेक्ट चुन सकता है। इसी को क्या बोलेंगे? स्ट्रीम फ्लेक्सिबिलिटी या सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। ये ही इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ स्टेज, सेकेंडरी स्टेज का। ये मेजर चेंज है जो अभी तक लागू नहीं किया गया था। यहाँ पे बच्चों को डीप लर्निंग कराई जाएगी, स्किल एंड करियर पर भी फोकस किया जाएगा। यहाँ से वो समझ चुका होगा कि हमें किस विषय में अपना करियर बनाना है और वो अपनी स्किल्स को भी डेवलप करना और आगे अच्छी तरीके से डेवलप करेगा और खुद सोचेगा और डिसीजन लेने की क्षमता का विकास होगा उसकी। ये सब इस फोर्थ स्टेज यानी कि फाइनल स्टेज है स्कूल की। ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि 5+3+3+3+4 पैटर्न क्या है। आपको अच्छी तरीके से बता दिया गया है कि ये किस किस क्लास तक और किस किस उम्र के बच्चों के लिए तथा इसमें किस तरह से शिक्षा दी जाएगी। इसमें पॉइंट है कि कला विज्ञान का समन्वय, जो आपको बताया था कि सब्जेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, उसी की बात की गई है। व्यावसायिक शिक्षक का एकीकरण, यानी व्यावसायिक शिक्षा आपको हर एक स्टेज पर और दी जानी कंपलसरी है। जीवन कौशल का विकास, यानी कि स्किल्स का विकास,
उसके बाद गुणवत्ता, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, यानी टीचर्स को भी अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाएगा पढ़ाने के लिए। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख। सबसे पहले हम परख का फुल फॉर्म देखेंगे, तो परख परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। तो ये क्यों बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य था? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बनाया गया। इसका उद्देश्य है पूरे भारत में एक समान एवल्यूएशन सिस्टम बनाना, सिर्फ रटने की बजाय समझ और स्किल्स को एक्सेस करना और बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट देखना। ये मतलब सीधी बात है, बच्चों के विकास की किस तरह से उनकी एजुकेशन चल रही है, क्या स्किल्स वो सीख रहे हैं, किस तरह से सीख रहे हैं, उन पर निगरानी रखने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र बनाया है। इसका कार्य एग्जाम पैटर्न को बेहतर बनाना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़ावा देना और बोर्ड्स जो सीबीएसई बोर्ड्स हैं, स्टेट बोर्ड्स हैं, उनको गाइडलाइंस देना, ये लर्निंग आउटकम्स को ट्रैक करना कि बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं, और ये सब चीज़ों पर निगरानी रखने के लिए परख बनाया गया है। मातृभाषा में शिक्षा, तो नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी की विशेषता ये है कि आपको अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। अनुसंधान एवं नवाचार, रिसर्च करना और नए 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 इन्वेंशन करना, ये सब इस नैप के अंदर इन बातों पर ध्यान दिया गया है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑनलाइन एजुकेशंस या फिर जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ तक डिजिटल एजुकेशन को पहुँचाना और सबको डिजिटल शिक्षा यानी टेक्नोलॉजी की शिक्षा देना। उसके बाद इसका और उद्देश्य क्या है कि समानता, इक्विटी, यानी सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो डाउन सिंड्रोम या फिर दिव्यांगता से पीड़ित हों, और उन्हें भी समान बच्चों की तरह पूरी तरीके से शिक्षित करना, सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान करना और सभी के लिए शिक्षा का अधिकार, और एसडीजीज पर ध्यान देना, यानी कि सब सस्टेनेबल। अब इसमें एक टर्म आई है एसडीजीज पर ध्यान देना। एसईडीजीज क्या है? तो ये उन बच्चों या बच्चों के समूह को कहते हैं जो किसी कारण से पीछे रह जाते हैं, जिन्हें शिक्षा में एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। इसका फुल फॉर्म है सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। इनमें कौन कौन शामिल होते हैं? इनमें लड़कियां शामिल होती हैं, जैसे गांव के क्षेत्र में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, या फिर जैसे उनको लेट भर्ती किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को लेट भर्ती किया जाता है। जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, दिव्यांग बच्चे हैं जिनके लिए स्पेशल स्कूल और स्पेशल टीचर्स की आवश्यकता है, एससी एसटी ओबीसी वर्ग है, दूर दराज क्षेत्र के जो बच्चे हैं, वो सभी एसडीजी यानी सोशल एंड इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप्स में आते हैं। इन पर विशेष ध्यान देना कि कहीं ये पिछड़ ना जाए। जेंडर इंक्लूजन फंड, यह एक विशेष प्रकार का फंड दिया जाता है। ये भी एनईपी में लागू किया गया है 2020 में। ये एक प्रकार का पैसा है जिसका उपयोग लड़कियों और अन्य जेंडर ग्रुप्स को शिक्षा में बराबरी दिलाने के लिए किया जाता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य है लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, जो स्कूल छोड़कर काम करने लगते हैं जो बच्चे, उनके लिए काम करता है ये। जेंडर इंक्लूजन फंड से उन लोगों के लिए पैसा जाता है कि वो काम को रोक के अपनी पढ़ाई पूरी करें पहले, और सभी जेंडर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। 100% जैर यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, शकल नामांकन अनुपात, यानी कि इसका मतलब ये है कि सभी बच्चे स्कूल जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र कॉलेज में एडमिशन लें, ड्रॉप आउट लगभग खत्म हो जाए, यानी सभी एजुकेशन लें। ये इसका लक्ष्य है। 2035 तक लक्ष्य रखा गया है कि जितने भी बच्चे जिन्होंने जन्म लिया है वो सभी अपनी एजुकेशन पूरी करें, कोई भी पिछड़ ना जाए, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे लड़कियाँ हो, चाहे वो इकोनॉमिकली वीक हो, किसी भी कंडीशन के हो, सभी लोगों को शिक्षा देंगे हम नैप 2020 के अंतर्गत। वंचित वर्गों में तो विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि जेंडर इंक्लूजन फंड लाया गया है। लक्ष्य दिया गया है कि 2035 तक सभी लोग, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। उसके बाद ये एसईडीजीज पर ध्यान दिया गया है, समग्र शिक्षा को लागू किया गया है। ये सब वंचित वर्गों हेतु ये सब प्रावधान नैप 2020 के अंतर्गत किए गए हैं। अभी हमने देख ही लिया है कि नैप 2020 की संरचना क्या है। तो 5+3+3+4 प्रणाली 10+2 की जगह आई है, और इसका रिप्लेसमेंट हो गया है, अब इसने स्थान ले लिया है। फाउंडेशन, ये 5 वर्ष की आयु तक के 5 वर्ष के फर्स्ट कोर्स को फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं, फिर प्रिपरेटरी कोर्स बोलेंगे, फिर मिडिल, फिर सेकेंडरी। इसके बारे में हमने देख लिया है। अब नैप 2020 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये क्यों अलग है, इसमें क्या नया किया गया है? तो बहुभाषी शिक्षा, यानी कि अपनी अपनी मातृभाषा में शिक्षा लेना। कक्षा 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में अनिवार्य शिक्षा। त्रिभाषा फॉर्मूला लागू। अभी त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है? अब त्रिभाषा फॉर्मूला में 3 शिक्षाएं अनिवार्य की गई हैं। पहला, मातृभाषा में शिक्षा। पहली कौन सी? मातृभाषा में शिक्षा। दूसरी शिक्षा, भारत की कोई भी भाषा, जैसे कि हिंदी है या अन्य कोई भाषा, भारतीय भाषा। और तीसरी, कोई विदेशी या अन्य भाषा, जैसे इंग्लिश।
3 भाषाएं बच्चों को सिखाई जाएंगी कंपलसरी। संस्कृत एवं भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, बच्चा जो भी भाषा चूज करना चाहे उस हिसाब से। अब मातृभाषा में शिक्षा देने की बात क्यों की गई है? क्योंकि बच्चे वही बोलना सीखते हैं सबसे पहले, और फिर उसी भाषा से उनकी समझ बेहतर हो पाएगी। अगर हम उन्हें कोई अन्य भाषा में पढ़ाना चाहें तो वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितना अच्छे से वो अपनी मातृभाषा में समझ सकते हैं। और ड्रॉप आउट, कुछ बच्चे ना समझ की कमी की वजह से ड्रॉप भी कर देते हैं बीच में, उसमें भी कमी आएगी। यूनेस्को ने भी मातृभाषा में शिक्षण को समर्थन दिया है, और ये यूपीएससी या फिर नेट के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप तैयारी करना चाहें तो ये इसमें ये बात यहाँ पे लिखी गई है, इसका नेट से कोई रिलेशन नहीं है। चूंकि हम लाइब्रेरी साइंस के विषय तैयार कर रहे हैं तो नैप 2020 में पुस्तकालय की भूमिका क्या है? तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यानी कि पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, ये नैप 2020 में पुस्तकालयों की भूमिका ये है कि सभी पुस्तकालय की जो पुस्तकें हैं वो ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। ई संसाधनों तक सार्वभौमिक पहुंच को महत्व दिया गया है कि सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक अपनी पहुंच रख सकें। ऑनलाइन शिक्षण सामग्रियों का संग्रह, सभी शिक्षण सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकें। हर विद्यालय में पुस्तकालय अनिवार्य किया गया है। पढ़ने की आदत का विकास करना, बहुभाषी पुस्तकों की उपलब्धता, ये सब नैप के अंतर्गत लागू किए गए हैं। उसके बाद जीवन पर्यंत शिक्षा को प्रोत्साहन देना, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान पहुंच, मतलब आप कभी भी और किसी भी समय आप अपनी एजुकेशन ग्रहण कर सकते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्ञान की पहुंच के लिए पुस्तकालयों की स्थापना करना, शोध एवं नवाचार को समर्थन, ये नैप 2020 में पुस्तकालयों की भूमिका है। अब हमने पिछली वीडियो में नेशनल नॉलेज कमीशन देखा था, और इस वीडियो में हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखी है। तो इसमें तुलनात्मक हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो क्या समानताएं? दोनों शिक्षा सुधार केंद्रित, दोनों का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में सुधार लाना। और दोनों का लक्ष्य क्या है? ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करना। और दोनों डिजिटल शिक्षा पर शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, और दोनों में पुस्तकालयों के विकास पर जोर दिया गया है, और ये दोनों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लाए गए हैं। ये इसमें क्या है? समानताएं हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो ये एक सलाहकारी निकाय था, यानी कि सिर्फ इसको सलाह देने के लिए बनाया गया था। सिर्फ 2005 से 2009 तक इसने कार्य किया और अपने सुझाव दिए, जबकि ये एक नीति है, ये लंबे समय तक चलेगी। ये सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में बनाया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। इसने क्या किया? सिफारिशें दी, और उसने क्या किया? कानूनी रूप से लागू किया गया है इसकी बातों को। इसमें जो जो बातें लागू की गई उनको कानूनी रूप से लागू किया गया है। इसने सिर्फ सिफारिशें दी थी। अब एनकेसी में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया है, जबकि नैप में क्या किया गया है? समग्र शिक्षा प्रणाली पर बल दिया गया है। सैम पित्रोदा जो नेशनल नॉलेज कमीशन के अध्यक्ष थे 2005 में जो कमीशन बनाया गया, और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने भारत को ज्ञान समाज में बदलने की नींव रखी। नैप 2020 का 5334 शिक्षक शैक्षिक ढांचा भारतीय शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन है। ये हमने इनका कंपैरिजन कर लिया है, नैप और एनकेसी का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे जुड़े रहें इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।